Recording in progress. हाँ, असाइनमेंट 2 में सर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है सर, अ मशीन ऑफ मास 3000 kg is acted upon by an external force of 2450 Newton at हाँ. a frequency of 2800 RPM. To reduce the effect of vibration, the rubber plate isolator having a static deflection of 3 mm under the machine load at estimated damping ratio 20% is used. Determine force transmitted to the foundation, foundation amplitude of vibration of machine and phase angle. तो इसमें क्या चीज क्लियर नहीं है? Yes, sir. हाँ, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हाँ सर, इसमें थोड़ा सा और इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 6 था और क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। यस सर, वो क्वेश्चन नंबर 7 में सर ये दो अलग अलग दिया हुआ है इसमें कि एक अब जब डैम्पिंग को नेग्लिजिबल लेंगे और एक जब डैम्पिंग है, हाँ, उन दोनों केस में वो क्या डिफरेंस आएगा? असाइनमेंट 2 कौन सी डेट को दिया था बता सकते हो? सर एक मिनट देखिए ताकि मैं क्वेश्चन खोल लूँ। वो सर असाइनमेंट एचडी 2 26/10 को दिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 को फिर भी सर इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। ए मशीन ऑफ मास 300, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये मैंने क्लास में करवाया है इस टाइप का एक क्वेश्चन। उसको देखा आपने? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ए मशीन ऑफ मास 4000 kg यस सर। is supported on spring which deflects 12 mm under static load। ये वाला क्वेश्चन यस सर। with negligible damping on machine vibrates with amplitude of 16 mm when subjected to a vertical harmonic load at 90% of the resonant frequency. When a damper is fitted, it is found that the resonant amplitude is 4 mm. Find the amplitude of damping force and damping coefficient. क्वेश्चन नंबर अगर 6 अगर हो गया है तो 7 भी हो जाएगा, उसमें केवल पेट का फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है? यस सर, क्वेश्चन नंबर 6 किया है और 7 भी मैंने ट्राई किया है, लेकिन सर इसमें जैसे पहले मैंने सर स्प्रिंग कांस्टेंट के निकाला, हाँ उसके बाद नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली सर, हाँ, और थर्ड में फिर जो 90% रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेना है तो फोर्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सर 90% ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हाँ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का 90% हो जाएगी वो। यस सर। ओमेगा एन मिल जाएगा। ओमेगा एन मिल जाएगा। ओमेगा फोर्स मिल जाएगा। हाँ, ओमेगा बार। यस सर। फिर उसमें एक डेम्पर लगाया, यहां से बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप डेम्पर लगाएंगे तो जो एम्पलीट्यूड है आपका वो 16 mm से कहां पे आ जाएगा? 4 mm पे। फिर दूसरा एक्सप्रेशन लगेगा विथ एम्पलीट्यूड के साथ में, उससे आपको सी मिल जाएगा। हैं? इसके बाद नहीं आ रहा सर, सी भी नहीं निकला। देखो पहला वाला जो पार्ट अपन ने करा था उसमें जीटा 0 रखा आपने। नो डैम्पिंग या नेग्लिजिबल डैम्पिंग में जीटा क्या हो जाएगा? 0। जीटा अगर 0 हो गया तो आपने वैल्यू निकाल ली के, आपको के और ये बाकी चीजें मिल जाएगी ना आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करो ताकि बेसिक क्लियर होता जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, ए मशीन ऑफ मास, ये एक मशीन है, ये इस रबर पैड के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। इस रबर पैड का स्टैटिक रिफ्लेक्शन कितना बताया? मशीन का मास बताओ।
सबसे पहले मास लिखवाओ, m बराबर, ये अपन लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 ठीक है, मास बताओ। 3000 kg। 3000 kg। फिर मशीन के साथ इसका, हाँ और बोलो। फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है सर, F नॉट 2450 न्यूटन। F नॉट इक्वल टू 50 न्यूटन। 2450 न्यूटन। और वेलोसिटी की आरपीएम दिया हुआ है, आरपीएम दिया है 2800 आरपीएम। 2800 आरपीएम। चलो, इससे ओमेगा बार मिल जाएगी आपको। डैम्पिंग रेशियो दिया है 20%। डैम्पिंग रेशियो दिया हुआ है, डैम्पिंग रेशियो मतलब जीटा आपको दिया हुआ है 20%। 20% इज इक्वल टू 0.20। जीटा दिया है मतलब आपको क्या दिया है, C/CCR दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास मास है। अब इसकी स्टिफनेस के लिए कुछ दे रखा होगा कि अंडर द मास कितना वो डिफ्लेक्ट होता है स्प्रिंग, वो बताओ। ऐसा कुछ दे रखा है? ये सर डिफ्लेक्शन दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, मतलब मास दिया हुआ है, उससे निकाल। हाँ, स्टैटिक डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है? 0.003 मीटर। 3 mm। 3 mm। यस सर, 3 mm। 3 mm इक्वल टू 0.003 मीटर। ठीक है, यस सर। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन दिया हुआ है तो के मिल जाएगा यहाँ से। यस सर, के मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आप के निकालें। डेल्टा इज इक्वल टू मास इनटू एम, डेल्टा इज इक्वल टू mg अपॉन k। डेल्टा इज इक्वल टू mg अपॉन k। mg डिवाइडेड बाय के। तो आपके पास डेल्टा है, यस सर। मास है, जी है और के आपको निकालना है। तो आप के आराम से गिन सकते हैं, के इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय डेल्टा। मास 2450। तो मास 3000 आएगा ना सर? हाँ, मास सॉरी, फोर्स है वो 3000 इंटू जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा 0.003। ये आपके पास क्या आ गया? ये आया सर 9.81 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर। 9.81 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर। ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी अब, अंडर रूट के बाय एम। यस सर। बताओ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये सर 57.184 रेडियन पर सेकंड। 57.184 रेडियन पर सेकंड। चलिए, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके पास यहां से निकल गई। फिर उसने एक्सटर्नल फोर्स दिया है, तो आपको निकालना है ओमेगा बार 2800 आरपीएम। आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो एंगल टर्न कितना हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू एन अपॉन एन डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2 पाई। ओमेगा बार। ये आ जाएगा आपका ओमेगा बार। फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू बताओ। 293.215 रेडियन पर सेकंड। 215 रेडियन पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो मिल गया, ओमेगा बार डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये सर 5.128। 5.128। अब क्या निकालना है ये बताओ। तो इसमें निकालना है फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन और एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन फाउंडेशन और
एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मशीन और फेज एंगल। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मशीन, स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड का फार्मूला बताओ। अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। अब इसमें आपके पास क्या चीज नहीं है? F0 है आपके पास, K आपके पास है, R आपके पास है और जीटा आपके पास है। F0 मतलब 2450 डिवाइडेड बाय K मैं नीचे लिख रहा हूं। K आपने मुझे बताया 9.81 इंटू 10 टू द पावर 6, 9.81 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट, डबल ब्रैकेट। कैलकुलेटर में जब आप लगाएं तब डबल ब्रैकेट लगाएं, यहां एक ब्रैकेट और लगाएं, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस आर आपने कितना बताया? 5.128, 5.128 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट 2 इंटू जीटा, जीटा 20% मतलब 0.2 इंटू आर 5.128 का होल स्क्वायर और फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ये हो गया आपका स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड। कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ। कुणाल, सागर, कैलकुलेटर लेके वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट। यस सर। और कंफर्म करना। 9.8841 into 10 to the power minus 6 meter। 9.841 ठीक लिखा है मैंने? 84 नहीं सर, 9.841 इंटू 10 टू द पावर minus 6 meter। -6 मीटर। चेक करो कुणाल, बोर्ड पे लिखी हुई वैल्यू गलत हो सकती है। आप सही कैलकुलेट करें, अपनी कॉपी में भी लिखें और बोर्ड पे भी करेक्ट करवाएं। यस सर। अब फेज एंगल tan थीटा क्या होता है? डैम्ड वाइब्रेशन के लिए 2 जीटा आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। tan थीटा अगर निकल जाएगा तो थीटा निकल जाएगा। यस सर। फेज एंगल की वैल्यू बताओ। पहले tan थीटा की वैल्यू बताओ, फिर फेज एंगल की वैल्यू बताओ। 10 थीटा होगा माइनस 0.081 कंफर्म करो इसको। थीटा होगा माइनस 4.636 -4.36 636 4.636 और 180 से वो करेंगे माइनस तो सर 175.36। अब आगे क्या दे रखा है? अब एक निकालना सर फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन। हाँ, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन में जो फोर्स लगाया हुआ है वो दिख रहा है अपने को, F0। यस सर। ये है आपका एक्सटर्नल फोर्स। अब ट्रांसमिसिबिलिटी का फार्मूला है अपने पास,
Yes, sir. तो ट्रांसमिसिबिलिटी का फार्मूला लगाओ कि कितने % फोर्स ट्रांसफर होगा और उससे एफ नॉट वो फोर्स निकाल लो। फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का एक्सप्रेशन बताओ। चलिए √1 प्लस ये एक मिनट, ये लिख लिया, मिटा दो इसको। कुणाल, सागर, सर 2 1। अभिजीत दुबे, तुम भी अभी आए हो। जी सर। चलो कैलकुलेट करो फटाफट और ये कंफर्म करो पहले। मैं इधर, ये वाला तो हो ही चुका होगा, इसको मैं मिटा दूं। हाँ सर, हो गए। चलो ट्रांसमिसिबिलिटी का एक्सप्रेशन बताओ। फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी √1 प्लस हाँ आज देना है। बोलो। √1 प्लस ब्रैकेट 2 zeta r होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस r स्क्वायर पावर 2 स्क्वायर प्लस 2 zeta r होल स्क्वायर इनटू 1 नॉट ऊपर। ऊपर। यस सर, इनटू इसमें एफ नॉट थोड़ी आएगा, ट्रांसमिसिबिलिटी के फार्मूले में नहीं है एफ नॉट। फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन। हाँ, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन में यहां से आ जाएगा, तो इसको अप्लाई करें ना अपन। अप्लाइड फोर्स और फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन, तो रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन टू द स्टैटिक फोर्स, यहां जो भी आपने फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन। तो अगर मैं इसको फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन को एफ एफ नाम दे दूं तो एफ एफ डिवाइडेड बाय एफ नॉट हो गया ये। तो ये कैलकुलेट कर लो रेशियो क्या आ रहा है। ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेटेड है, एफ नॉट की वैल्यू है आपके पास। 1 प्लस बोलो 2 इंटू जीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी? 0.2 इंटू आर आपने निकाला था, आर अभी मैंने मिटाया यहाँ 5.128। ये है 2 zeta r का स्क्वायर। और जब भी इस तरह की वैल्यू आए हमेशा डबल ब्रैकेट लगा के काम करना है अंडर रूट में, नहीं तो वैल्यू आपकी गलत देगा कैलकुलेटर। फिर अंडर रूट, फिर एक बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 1 माइनस 5.128 का स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट 2 इंटू जीटा 0.2 इंटू 5.128 इसका होल स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट बंद। ऐसा ही कैलकुलेटर में एंटर करना, तो आपको फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन एफ एफ की वैल्यू मिल जाएगी। एफ नॉट आपके पास है 2450 इंटू ट्रांसमिसिबिलिटी ट्रांसमिसिबिलिटी आ गई सर 0.205 इज इक्वल टू 0.205। कंफर्म करें इसको। बाकी लोग भी थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करें ताकि ये जो वैल्यू बोर्ड पे लिखवाई जा रही है ये कंफर्म होती जाए। कोई भी व्यक्ति काम करेगा उससे गलती हो सकती है, गलत बटन एक दब गया तो वैल्यू गलत आ जाएगी, पता कैसे चलेगा? फोर्स ट्रांसमिटेड आ रहा है सर 502.667 न्यूटन। अब बोलो 502.667 न्यूटन। अब इसमें कहां डिफिकल्टी है? सर हो गया क्लियर ये।
इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई डिफिकल्टी? कुणाल, अभिजीत, No, sir. सागर? नहीं सर. वो सीधी सी बात है, जब आप करेंगे बैठ के तभी होंगे। चलो मिटा दूं? सर दो करें. चलो वो अब अगला सवाल बताओ। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? कंसेप्ट में कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई हो कैलकुलेट करते समय, पर कैसे निकालना है इस प्रोसीजर में कोई डाउट है तो पूछ लें। सेवंथ न्यूमेरिकल बोलो भाई, उसके डाटा लिखवा दो। तो इसमें मास ऑफ मशीन दिया हुआ है सर 4000 kg मास ऑफ मशीन दिया हुआ है 4000 kg और स्प्रिंग डिफ्लेक्टेड 12 mm अंडर स्टैटिक लोड। तो सिंगल स्प्रिंग है या नंबर ऑफ स्प्रिंग अलग अलग दे रखे? कुछ लिख रखा है? नहीं, ओके कुछ नहीं दिखा सर। ठीक है। नहीं लिखा तो हो सकता है 10 स्प्रिंग हो यार, अपने को क्या लेना देना उससे, अपने को के ही दिया हुआ है। ये निकालना है सर इसमें। हाँ तो इन सबका जो है वो कंबाइंड के ही हो जाएगा ना। यस सर। मास दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है डेल्टा। बोलो स्प्रिंग कितना डिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्टैटिक कंडीशन में? 12 mm। 12 mm। तो डेल्टा इक्वल टू 12 mm इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करो इसको, 12 डिवाइडेड बाय 1000 0.012 मीटर। के बताओ, के ई आगे अपन इसको के लेके कंसिडर करेंगे। के ई आपका हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो मास आपके पास दिया हुआ है 4000 इंटू जी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा 0.012। इफेक्टिव स्टिफनेस की वैल्यू बताओ। 3.27 into 10 to the power 6। 3.27 10 to the power 6। न्यूटन पर मीटर। चलिए स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट का ये एक्सप्रेशन है अपने पास। अगर डैम्पिंग निग्लिजिबल हो, इन केस अगर डैम्पिंग निग्लिजिबल हो तो फॉर C इक्वल टू 0 इक्वल टू के बजाय अपन लिख रहे हैं 0, दिस गिव्स जीटा इक्वल टू इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले में अगर F0 बाय K डिवाइडेड बाय, अब ये क्या बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर तो वही रहेगा और 2 जीटा आर, ये टर्म 0 हो गई। जीटा अगर मैंने यहां 0 रखा तो ये टर्म 0 हो गई। अब ये बचा 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है? निकालना क्या दिया हुआ है आगे और क्या निकालना है ये बता दो। अब तो इसमें और दिया हुआ है सर, एक तो फ्रीक्वेंसी वो दिया है सर, एम्पलीट्यूड विदाउट डैम्पिंग। क्वेश्चन नंबर 7, विथ निग्लिजिबल डैम्पिंग द मशीन वाइब्रेट्स विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 16 mm when subjected to a vertical harmonic load at 90% of the resonant frequency। ठीक है, under static load of machine with negligible damping the machine vibrates with amplitude of 16 mm। अगर damping negligible हो
तो मशीन कितनी वाइब्रेट करती है? 16 mm। तो यहां लिख देता हूं y when zeta इक्वल टू 0 16 mm, ये दिया हुआ है। फिर इसमें आगे उन्होंने दे रखा है वाइब्रेट्स विथ एम्पलीट्यूड ऑफ 16 mm व्हेन सब्जेक्टेड टू ए वर्टिकल हार्मोनिक लोड at 90% of the resonant frequency, at 90% of resonant frequency। तो resonant frequency आपको निकालना पड़ेगी ओमेगा बार इक्वल टू 0.9 इंटू ओमेगा एन। तो अब यहां अगर आपके पास k आपके पास आ चुका है, m आपके पास है, तो अब आप ओमेगा n निकाल सकते हैं। ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। वैल्यू बताएं। 28.59 रेडियन पर सेकंड। 28.59 रेडियन पर सेकंड। तो अगर आपके पास ओमेगा एन है तो ओमेगा बार निकल जाएगी यहां पर 0.9 इंटू ओमेगा एन आपने निकाली है 28.59। ठीक है, तो आपका आर आपका होता है ओमेगा बार डिवाइडेड बाय ओमेगा एन, तो इक्वल टू ये आपको दे रखा है ऑलरेडी 0.9। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन में अगर आपने आर रख दिया, के आपके पास है, वाई आपको मालूम है, एक्सटर्नल फोर्स निकल जाएगा। निकालो F0 डिवाइडेड बाय के आपने मुझे नोट करवाया है 3.27 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.27 इंटू 10 टू द पावर 6। ये हो गया F0 बाय के मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 माइनस आर मतलब 0.9 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे चाहिए वैल्यू एफ नॉट की। एफ नॉट है सर 40.8 न्यूटन। कंफर्म करें, बाकी लोग भी जरा थोड़ा पार्टिसिपेट करें। Yes, sir. न्यूटन में चेंज किया ना सर? हाँ, न्यूटन में आएगा वो। न्यूटन में, इस फार्मूले में जो भी रखेंगे वो न्यूटन में ही आएगा। 99 0.8 न्यूटन। कंफर्म करें। इसको कुछ डाउट लग रहा है, इसके कैलकुलेशन रीचेक करना प्रदीप। 16 इंटू 3.27 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू दिस। ये 16 की जगह सर 16 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा, एक मीटर में कन्वर्ट। हाँ, 16 डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी, वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 16 mm इक्वल टू 0.016 मीटर। इसीलिए मैं वहां यूनिट इसलिए कन्वर्ट वहां करता हूं ताकि यहां रखने में गड़बड़ ना हो जाए। इसको मैं लिख रहा हूं 16 डिवाइडेड बाय 1000 को 0.016। अब चेक करो कुणाल, Yes, sir. इतने आ रहा है। अब क्या दिक्कत है? एफ नॉट आ गया आपके पास। अब आगे वाला पार्ट पढ़ो। अब सर विद डैम्पिंग जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है सर, उस पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो 4 mm। एम्पलीट्यूड विद डैम्पिंग एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 4 mm। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला हो चुका है, मिटा दो इसको। ये वाला लिख चुके हैं। Yes, sir. 8 resonant frequency
y कितना दिया हुआ है? 4 4 mm इक्वल टू 0.004 मीटर, और 8 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी R इज इक्वल टू क्या हो गया? R1 हो गया। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब बोलेंगे? ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा एन, ये है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बार इक्वल टू क्या हो गई? आपने ओमेगा एन निकाला 28.59 रेडियन पर सेकंड। चलिए अब यहां आ जाइए इस फार्मूले में। ये नीचे का हो चुका होगा इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इस एक्सप्रेशन में F0 आप नोन कर चुके हैं, K मालूम है, Y आपको दे रखा है। R अगर 1 हो तो जीटा की वैल्यू निकल सकती है 8 रेजोनेंस R इक्वल टू 1। तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा F0 बाई K ऊपर R इक्वल टू 1, मतलब ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। यहां R इक्वल टू 1 रखा तो 2 जीटा का होल स्क्वायर, तो जो बाहर जब स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो आपके पास क्या बचेगा? 2 जीटा। R क्यों बचेगा? R तो 1 हो गया ना। यस सर, R1 हो जाएगा। यस सर। तो यहां से अब आपके पास जीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? F0 बाई K डिवाइडेड बाई Y इंटू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F नॉट? F नॉट अपन ने कैलकुलेट करा था अभी 9940.8। 9940.8 डिवाइडेड बाय K, ये आपने निकाला था 3.27 इंटू 10⁶। चेक कर देगा ना, मैं कोई चीज जल्दबाजी में गलत ना लिख दी जाए। 9.27 इंटू 10⁶, ये हो गया F0 बाई K डिवाइडेड बाय Y। 8 रेजोनेंट Y कितना दिया है उन्होंने? 0.004। और क्या आ जाएगा आपके पास? 2। ये Y आ गया और ये 2 आ गया। जीटा की वैल्यू बताएं। कंफर्म करें। Yes sir, 0.38. 0.38 और वी कैन से 38%। अब आपको क्या निकालना है ये बताओ। इसमें फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्पिंग फोर्स एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट। एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्पिंग फोर्स एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो पहले तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। जीटा क्या होता है? एक्चुअल डैम्पिंग कोएफिशिएंट और एब्सोल्यूट डैम्पिंग कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय CCR। अब आप CCR कैलकुलेट कर सकते हैं। C इक्वल टू जीटा आपके पास है, जीटा इंटू CCR मतलब 2m ओमेगा। कंफर्म करो एक्सप्रेशन। CCR सर 200 अच्छा कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, कुछ भी जो आपके पास है वो आपके पास CCR का जो भी फार्मूला है वो रख दे। C की वैल्यू बताओ। जीटा है आपके पास, जीटा इक्वल टू 0.38 इंटू 2 इंटू एम। मास कितना दिया आपने? 4000 इंटू ओमेगा एन 28.59।
3.6 न्यूटन सेकेंड. कंफर्म करो. Yes, sir. 8691. ठीक लिखा है मैंने. नहीं सर. 8691. 8691 पॉइंट 3.6. 8691 3.6. 8691 3.6. 3.6 न्यूटन सेकंड पर मीटर. ये आपका एब्सोल्यूट डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकल गया. अब क्या दिक्कत है? डैम्पिंग फोर्स आराम से निकाल सकते हो अब आप. चलिए अगला, इसके बाद वाले अब हो जाएंगे. असाइनमेंट 2 में इसके बाद वाले हो जाएंगे, उनको देख लो आप. तो तुम्हारे 6 के बाद 7वां करा था, वहीं अटक गए थे. उसके बाद फिर अटेम्प्ट नहीं करा आगे? उसके बाद अभी सर नहीं किया सर. अरे तो बेटा अभी 3 दिन की छुट्टी में एक अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ के आगे वाला तो करना था. चलिए ये असाइनमेंट अब प्रॉब्लम्स अब आप सॉल्व करें, नहीं आए तो फिर पूछें. और कोई डिफिकल्टी इसके अलावा थ्योरी से रिलेटेड या यूनिट 1 से रिलेटेड? कुणाल तुमने रिवाइज किया है पिछला सब अभी 2-3 दिन की छुट्टी में? यस सर, मैंने किए थे. तो कोई डिफिकल्टी पूछना हो तो पूछ लो. यस सर. यस सर क्या? सर मैंने वीडियो देखी थी आपकी एसडीटी पूरी, उसमें इतने डाउट नहीं निकले मेरे. अच्छा, तो सिर्फ देखी या उसमें जो करवाया गया था वो किया भी, नोटिंग भी किया आपने? सर नोट भी किया है मैंने. असाइनमेंट 1 कंप्लीट हो गया? एसडी का तो सर मैंने चेक करा दिया था. हाँ, और सेकंड मैंने सर स्टार्ट कर दिया, अभी कर रहा हूँ. तो बेटा अब क्या, जब थर्ड सब आ जाएगा तब सेकंड करोगे क्या? सर मैंने एसडीपी का किया है असाइनमेंट. अच्छा, वो कोर्स चेक करा दूंगा आपसे. अच्छा. हाँ तो तुम तो कभी भी कॉलेज जाके चेक करा सकते हो. वो जो किताबें मैंने बताई थी उनमें से कोई बुक ले ली आपने? क्योंकि एसीडीपी के अगर असाइनमेंट करना हो तो बगैर किताब की हेल्प के नहीं हो पाएंगे. बुक मैंने बता दिया बेटा, एक भावी कट्टी की है, एक कृष्णा राजू की है. एन कृष्णा राजू की किताब ज्यादा अच्छी है. भावी कट्टी की किताब में कुछ गलतियां बहुत सारी निकलती है. एन कृष्णा राजू की बुक में आरसीसी वाला जो 3 यूनिट है उनमें से आपको 2-3 सब चीजें मिल जाएगी. ग्रिड स्लैब वहां मिल जाएगी. अभी अगला यूनिट आ रहा है बंकर साइलो का, बंकर साइलो का पूरा यूनिट मिल जाएगा. बंकर साइलो, ग्रिड स्लैब और शेल डोम्स, ये सब आपको एन कृष्णा राजू में मिल जाएंगे. फ्लैट स्लैब के लिए कोई पुरानी किताब आपको रिफर करनी पड़ेगी. पुरानी किताब में आप अशोक के जैन या पिल्लई मेनन या और कोई किताब जो आपके पास है जिससे आपने आरसीसी 1 पढ़ी होगी, वहां आपको फ्लैट स्लैब मिल जाएगी. तो आप लोग करेंगे. अब अगर 3-4 दिन की छुट्टियां अपनी आ जाती है और अपन उसमें भी कोई काम अगर नहीं करते तो कैसे काम चलेगा, ये बताओ मेरे को. अभी तक की यही कहानी है अपनी. चलो अगला सवाल पढ़ो. उसको कैसे करना है वो समझा देता हूं सिर्फ बोल के, और लगे आपको कि इसको करना है तो उसको भी मैं करवा देता हूं.
सर करवा दीजिए तो ज्यादा था। अरे क्या करवा दीजिए, सभी में अगर करवाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे फिर यार। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। तो किया था सर इसको। तो वो असाइनमेंट की डेट बताओ जरा मेरे को वापस। असाइनमेंट की डेट सर हाँ मिल गया, 20 अक्टूबर 26 अक्टूबर है ना। किया था सर इसको। यस सर। ट्राई कुछ नहीं किया था। अब मैं बोलता हूं, अब आप करके बताएं। 7 नंबर हो गया, अपना 8 नंबर लें। एन इलेक्ट्रिक मोटर विच इज सपोर्टेड ऑन द स्प्रिंग हैविंग स्टिफनेस 4200 न्यूटन पर मीटर एंड द डैशपॉट which offers resistance of 1100 Newton at 11 meter per second. The unbalanced mass 1800 gram rotates at 110 mm radius and the total mass of the vibrating system is 38 kg. The motor runs at 2880 rpm. Determine damping factor, amplitude of vibration and phase angle, resonant speed and resonant amplitude or force resisted by spring and dashpot. इसमें मैंने वो रेसिप्रोकेटिंग एंड रिवॉल्विंग अनबैलेंस वाले एक्सप्रेशंस लिखवाए, तो वो एक्सप्रेशन बताओ मेरे को जरा, क्या था एम्पलीट्यूड निकालने का फार्मूला। सर उसमें एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है सर एम बेस स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड वाई, यही है ना। ये यस सर। बोलो। एम डैश ई ई ओमेगा बार स्क्वायर ओमेगा बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के डिवाइडेड बाय के अपॉन डिवाइडेड बाय के। ये ऊपर है, ऊपर है ये न्यूमरेटर में है। हाँ तो वो के नीचे भी आ सकता है, इसके आगे कुछ है और नहीं सर। होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 माइनस या प्लस प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। यही है, कंफर्म कर ले, कोई चीज लिखने से रह गई हो। सर ये स्टेडी स्टेट का यार इसको कुछ अटैच करो, ये निकल जाता है बार बार। मान लीजिए एक मोटर या मशीन है, इस मशीन में एक मास जो है वो रोटेट कर रहा है। इसको मैंने नाम दिया था ई, इसको मैंने नाम दिया था एम डैश, और टोटल मशीन का मास है। और ये मशीन आपकी सपोर्टेड है एक स्प्रिंग और एक डैशपॉट। डैशपॉट मतलब डैम्पर। ठीक, अब पहले तो टोटल मास बताओ मशीन का। मशीन का टोटल मास दे रखा है, टोटल मास 38 38 kg। फिर रोटेटिंग मास बताओ। रोटेटिंग इज 1800 ग्राम 1800 ग्राम 1800 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करो, 1.80 केजी। चेक करना है यूनिट और यूनिट कन्वर्जन, यूनिट सब एक जैसे होना चाहिए। फिर इस स्प्रिंग की आपको स्टिफनेस दे रखी है, बोलो कितनी दे रखी है। 4200 न्यूटन पर मीटर। 4200 न्यूटन पर मीटर।
ये जो डेम्पर लगा रखा है, यहाँ डैशपॉट अपन ने लगा रखा है, इसका कोफिशिएंट दे रखा है यस सर, ये 1100 न्यूटन। 1100 न्यूटन एट 11 मीटर पर सेकंड। तो अभी आपको दे रखा है डैशपॉट का फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स जैसे अगर अपन देखते हैं तो क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स Fd इक्वल टू C इंटू वी, डैम्पिंग कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है हमेशा डैम्पिंग फोर्स। तो आपको उन्होंने क्या दे रखा है, Fd दे रखा है और वेलोसिटी दे रखा है। आपको क्या निकालना है, C यानी कि डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो डैम्पिंग कोफिशिएंट हो जाएगा Fd डैम्पिंग फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब आप बताइए, यहां मैं इसको लिख रहा हूं C इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स Fd डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वैल्यू बताओ, Fd कितना दे रखा है 1100 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्या दे रखी है 11 100 न्यूटन सेकंड पर मीटर। 100 न्यूटन सेकंड पर मीटर। ओके, ये क्लियर हो गया। यस सर, ये थोड़ा डाउट नहीं है। चलिए आगे बताइए। ई दिया हुआ है सर 110 एम। E 110 mm इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.110 मीटर। अब इस फार्मूले में क्या नोन है क्या अननोन है अपने पास, ये पिछले सवाल का है ना, इसका नहीं है ये। ओमेगा 12 नोन है सर और आर और जीटा। The unbalanced mass at 1800 gram rotates at 110 mm radius and the total mass of the vibrating system is 38 kg. The motor runs at 2880 rpm. N दिया हुआ है 2880 rpm। तो इससे आप ओमेगा बार निकाल सकते हैं। ओमेगा बार इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2 पाई इक्वल टू वैल्यू बताओ अब, रिवॉल्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय 60 मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन टर्न होता है वो, उससे ये ओमेगा बार आपकी निकल गई। ओमेगा 12 सर 301.59 रेडियन पर सेकंड। 301.59। कंफर्म करो बाकी लोग, रेडियन पर सेकंड। अब आप ओमेगा एन कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट के बाय एम। के आपके पास है, एम आपके पास है, ओमेगा एन कैलकुलेट करके बताएं। कंफर्म करो। सर 10.513 10.513 रेडियन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी रेशियो मिल गया आपको, ओमेगा बार डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। फ्रीक्वेंसी रेशियो की वैल्यू बताएं। ट्वेंटी 687 रेशियो है यूनिटलेस। सी आपके पास आ चुका है। अब आपको अगर सीसीआर निकालना है
तो जीटा निकल जाएगा। तो क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट पहले CCR निकालो और फिर जीटा निकालो, C डिवाइडेड बाय CCR। CCR also 798.988. कंफर्म करो। 7.988। इधर देखते भी जाना, ऐसा ना हो कि डेसिमल इधर का उधर लग जाए। 798.98 फिर 8, ठीक, न्यूटन सेकंड पर मीटर। अब C बाय CCR निकाल सकते हैं अब आप। Yes sir, 0.125 होगा। 0.125 मतलब आप कह सकते हैं इट इज 12.5%। Y निकल जाएगा। अब M डैश आपको मालूम है, E मालूम है, ओमेगा बार मालूम है, K मालूम है, R मालूम है, जीटा मालूम है, R मालूम है। अब इसमें क्या चाहिए? तो जो डाटा गिवन है उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज करते आना चाहिए कि गिवन क्या है और फिर निकालना क्या है। हर न्यूमेरिकल को करने का हमेशा से यही तरीका होता है, पहले दिए हुए को समझें कि क्या दिया हुआ है और फिर क्या निकालना है। उसके लिए अगर अपने को कुछ कन्वर्ट करना है या कुछ चाहिए तो वो निकालें। ये अपना टारगेट है कि ये निकालना है अपने को। ये निकल गया तो इसके बाद की चीजें, फेज एंगल वगैरह सब निकल जाएगा। अब कुछ तो इसी में से उन्होंने पूछा होगा, बताओ निकालना क्या है। ये आपके गिवन डाटा से वर्कआउट हो गया आपका। क्या क्या पूछा है उसने? सबसे पहले उसने पूछा है डैम्पिंग फैक्टर। तो डैम्पिंग फैक्टर ऑलरेडी उसने खुद ने दिया हुआ है C। फिर सॉरी कौन सा सवाल था ये? 8th कर रहे हैं ना अपन। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड फेज एंगल, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड फेज एंगल। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बोलो M डैश। M डैश आपको दिया हुआ है 1.8 इंटू E इसेंट्रिसिटी या रेडियस एट विच अनबैलेंस्ड मास रोटेट्स 0.110 इंटू ओमेगा बार का स्क्वायर। ओमेगा बार आपने मुझे लिखवाई है 301.59 का स्क्वायर। अब ये डिवाइडेड बाय K को मैं नीचे ला रहा हूं 4200 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट, पहले बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट फिर 1 माइनस R बताइए 28.687 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये टर्म माइनस में आती है लेकिन स्क्वायर करते हैं उसके बाद ये प्लस हो जाती है, प्लस ब्रैकेट 2 इंटू जीटा। जीटा आपने मुझे बताया 0.125 इंटू R। R है आपकी 28.687 और इसका होल स्क्वायर और फिर ये ब्रैकेट बंद। इतनी टर्म आएगी ब्रैकेट में। इससे आपको निकलेगा वार स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड। फिर tan थीटा का फार्मूला बताओ 2 जीटा R डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर। tan थीटा इक्वल टू, तो थीटा मिल जाएगा। y और थीटा की वैल्यू नोट कराएं। सर 1.729 into 10 to the power minus 5। कंफर्म करो। 1.729 into 10 to the power minus 5। प्रदीप कंफर्म है ये?
बाकी लोग अभिजीत, कुणाल, सागर, बेटा कैलकुलेटर उठा के करो, नहीं तो एमएसटी में भी नहीं कर पाओगे और एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। टू जीटा आर, 2 इंटू जीटा 0.125 इंटू आर 28.687 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर, आर आपने बताया 28.687 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। ये कैलकुलेटर में ऐसा ही इंटर करना ब्रैकेट लगा के, डिनोमिनेटर में 10 theta equal to आ रहा था -8.725 into 10 to the minus 3 minus 8.725 into 10 to the power minus 3। प्रदीप कंफर्म करो। सर ये y है सर वो 5.216 into 10 to the power minus 3 आ रहा है सर एम्पलीट्यूड। ये गड़बड़ आ रही है ना। यस सर। अब इसका मतलब किसी तीसरे से कैलकुलेट करवाना पड़ेगा। कौन करेगा भाई? कैलकुलेटर है अभिजीत, सागर? जी सर। दोनों लोगों की वैल्यू क्रॉस हो गई है। आप तीसरा व्यक्ति कैलकुलेट करके बताए दोनों में से कौन सही है। प्रदीप रिवाइज करो जरा। कुणाल तुम भी चेक करो, एक बार और कैलकुलेट करो y की वैल्यू। 10.5 ये आ रहा सर -8.725 into 10 to the power minus 3। उसको भी कर लेने दो, कुणाल को भी एक बार कर लेने दो। दो ही लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, बाकी तीनों की आवाज ही नहीं आ रही है। 10 थीटा सर यही आ रहा -8.725 into 10 to the power minus 3। 10 थीटा यही आ रहा है और ये गलत है। यस सर। कुणाल रिवाइज करा तुमने? सर ये ये लिख चुके, मिटा दो ना इधर वाला तो। क्या बात है कुणाल, इतनी देर क्यों लग रही है रिवाइज करने में? सर 5.216 है into 10 to the power minus 3। 5.216 into 10 to the power 3 +3 या -3? -3। चलो, इसीलिए मैं कहता हूं बोर्ड पे लिखी हुई वैल्यू गलत हो सकती है। आप सही कैलकुलेट करें, अपनी कॉपी में लिखें और बोर्ड पे भी करेक्ट करवाएं, क्योंकि ये वैल्यू वो लिखी जाती है जो आप बोलते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत? 10 थीटा निकल गया मतलब थीटा निकल जाएगा। आगे क्या दे रखा है और क्या निकालना है? Resonant speed and resonant amplitude। रिजोनेंट स्पीड एंड रिजोनेंट एम्पलीट्यूड। देखो ये ओमेगा बार का फॉर्मूला है अपने पास। यस सर। तो 8 रिजोनेंस ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा एन
तो ओमेगा एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2 पाई, एन इक्वल टू, ये सब इधर ले आए अपन, ओमेगा एन इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओमेगा एन कितना बताया आपने? 10.513, 10.513 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये आपके आरपीएम आ गए एट रिजोनेंस। जब रिजोनेंस होगा इसका मतलब क्या हुआ? फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो किस स्पीड पर रिजोनेंस होगा? एन बताओ। ये कर चुके हो, मिटा दो ये। सागर, अभिजीत, आप लोग नोट कर रहे हैं या नहीं? हो गया सर, कर लिया सर। सर ये आरपीएम में निकालेंगे तो इसमें आ रहा है सर 100.392 आरपीएम। 100.392 आरपीएम। जब मोटर स्टार्ट होती है तो जीरो से स्टार्ट होती है और सर्टेन टाइम लेप्स के बाद वो आपकी जो स्पीड है वो अटेन करती है। तो हमेशा जब भी कोई मशीन स्टार्ट होती है तो वो जीरो से शुरू होकर जो भी डिजायर्ड आरपीएम है वहां तक जाती है, और हो सकता है कि एन रिजोनेंस इसके बीच में कहीं आता हो। तो जब मोटर स्टार्ट होती है या कोई मशीन स्टार्ट होती है तो शुरुआत में ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं। वो क्यों ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं? इसके कारण, क्योंकि वो जीरो से शुरू होकर एन तक पहुंचने से पहले एन आर मतलब रिजोनेंट स्पीड से गुजरती है। ठीक है, एकदम से तो 2880 आरपीएम नहीं हो जाएगा मोटर का। क्लियर? तो जब भी कोई मशीन या मोटर स्टार्ट की जाती है तो शुरुआत में जो वाइब्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। फिर जब स्टेडी स्टेट हो गया, उसका रिवॉल्यूशन जो भी डिजायर्ड रिवॉल्यूशन है वो अटेंड कर लिए, उसके बाद वो उसके ऊपर रन करती रहती है। उस समय उसके वाइब्रेशन कम हो जाते हैं। अब यहां तक कोई दिक्कत? तो एट रिजोनेंस आर इक्वल टू 1 एम डैश ई ओमेगा एन। अब ये के को मैं नीचे ला रहा हूं, आर इक्वल टू 1 मतलब ये टर्म जीरो हो गई और ये आर इक्वल टू 1 हो गया, मतलब 2 जीटा का स्क्वायर, तो ये बाहर आ गया। तो के इंटू 2 इंटू जीटा, ये हो गया आपका वाई, यानी कि स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड एट रिजोनेंस। एम डैश वैल्यू बोलो। ओमेगा एन, ओमेगा एम डैश 1.8 kg और इसेंट्रिसिटी या रेडियस ऑफ रोटेटिंग मास वो 110 mm 0.110 इंटू ओमेगा एन। ओमेगा एन आपने मुझे नोट करवाया है 10.513 डिवाइडेड बाय के 4200 इंटू 2 इंटू जीटा। डैम्पिंग कोएफिशिएंट कितना निकाला था अपन ने? अभी यहीं कहीं निकाला था 0.125। ये आपका एम्पलीट्यूड एट रिजोनेंस 1.98 into 10 to the power minus 3 1.98 8
into 10 to the power minus 3 मीटर। मीटर, ठीक। अब इसमें क्या दिक्कत है? फोर्स रजिस्टर्ड बाय स्प्रिंग एंड डैशपॉट। फोर्स रजिस्टर्ड बाय स्प्रिंग एंड डैशपॉट। आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स रजिस्टर्ड बाय स्प्रिंग के इंटू वाई, और डैशपॉट का भी फोर्स निकल जाएगा। ट्रांसमिसिबिलिटी का एक्सप्रेशन लगा लो तो आपको फोर्स ट्रांसमिटेड आ जाएगा। तो ये रेजोनेंट स्पीड एंड रेजोनेंट एम्पलीट्यूड के बाद आपको निकालना है फोर्स रेजिस्टेड बाय स्प्रिंग एंड डैशपॉट। फोर्स रेजिस्टेड बाय स्प्रिंग के इंटू वाई, यही निकालते हो। स्प्रिंग फोर्स क्या बोलते हो आप? यस सर, के अब ये y यानी कि एम्पलीट्यूड, अब जिस मोशन का रखा जाएगा, जैसे y रिजोनेंट का रखा तो रिजोनेंस के टाइम पे कितना फोर्स ट्रांसफर होगा वो अलग हो जाएगा। और नॉर्मल कंडीशन में अगर आपने रखा तो स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड आपने निकाला, तो आप ये फोर्स रेजिस्टेड बाय स्प्रिंग दोनों निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो k इंटू वाई, के है आपके पास 4200 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय, अब एम्पलीट्यूड रखो कितना आता है। पहले जो अपने निकाला था नॉर्मल कंडीशन में, जो एम्पलीट्यूड निकाला था स्टेडी स्टेट मोशन का, वो कितना था? वो सर 5.216 into 10 to the power minus 5.216 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 21.91 न्यूटन। 21.91 न्यूटन। अब यही चीज आप 8 रेजोनेंस निकाल सकते हैं। रेजोनेंस के इंटू वाई रेजोनेंस, ये आपका हो जाएगा 4200 इंटू 1.98 into 10 to the power minus 1.98 into 10 to the power minus 3। ये आएगा सर 8.02 न्यूटन। 8.0, ये आपके कैलकुलेशन में कहीं गलती है, सवाल में वापस से करना, कहीं आपने कोई चीज गलत करी है, कुछ निकालने में आपसे गलती हुई है। चेक करें इसको घर पे वापस और कल ठीक करें। 8.02 इंटू सिर्फ इतना ही आया 8.02 न्यूटन। ये सर कैलकुलेशन में आप कहीं गलती है सवाल में, उसको ठीक करें। रेजोनेंस की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ज्यादा होनी चाहिए। सर रिजोनेंट का डिस्प्लेसमेंट उससे ज्यादा होना चाहिए। दोनों डिस्प्लेसमेंट, आपने पहला वाला डिस्प्लेसमेंट आपको मेरे को आपने बताया 5.216 और दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट आप मेरे को बता रहे हैं 1.98, तो ये कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। ये आप इसको रिकैलकुलेट करें, वो हो जाएगा। कहीं हो सकता है कोई चीज प्लस माइनस कर दी गई हो, या कैलकुलेशन में कहीं ब्रैकेट ने लगाया हो, कुछ भी गलती हो सकती है। अब इसमें कोई डाउट, प्रोसीजर में कोई डाउट हो तो बताओ। मैथमेटिकल वैल्यू तो 2 या 3 बार करना पड़ेगी तब बराबर आएगी। तो सर डैशपॉट सी इंटू वाई डॉट, into y dot। हाँ, जब वाई अपने पास है वेलोसिटी निकाली जा सकती है। ऐसे ही अगला सवाल भी देख लो,
उसमें अगर प्रोसीजर के उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो अपन उसको भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से जैसा ये है वैसा ही वो भी होगा, एक बार और चेक कर लो। अगला सवाल पढ़ें, उसमें देखें, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर जहाँ पे एट रेजोनेंस पे आपने ओमेगा एन लिया है, हाँ, वहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा सर? क्यों नहीं आएगा? देखो चेक, Yes, sir. Yes, एम डैश ई इंटू ओमेगा बार का स्क्वायर है तो ये ओमेगा एन का स्क्वायर आएगा। yes, sir. आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इसको फिर से करना, कहीं कुछ गड़बड़ करी है अपन ने। क्या मिटाऊं? ये हो, इसके पहले वाला देखो, उसमें स्क्वायर लिया है कि नहीं लिया है? उसमें लिया है सर। हाँ, मिल गया। तो इसमें आंसर आ रहा है 0.0208। Yes, sir. 0.0208 मीटर। कंफर्म करें? Yes, sir. Yes, sir. फोर्स रेजिस्टेड तो वाई रेजोनेंस में आ जाएगा 0.0208। देखें मैंने ठीक लिखा है? Yes, sir. और फोर्स आ रहा है सर 87.36 न्यूटन। 87.36 न्यूटन। न्यूटन। अब बताओ, ठीक है? पुराना वाला भी देख लें, उसमें ऐसा ना हो स्क्वायर करना भूल गए हो। उसमें करा है। चलो, अब ये क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट हो, प्रोसीजर में कोई डाउट हो तो पूछ लें। मैथमेटिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
चलो इसमें क्या बाकी रह गया निकालना? फोर्स रेजिस्टेड बाय स्प्रिंग। अब और क्या पूछा है इसमें? इसमें कुछ बाकी है क्या? सर डैशबोर्ड फोर्स है सी वाई डैश। फोर्स रेजिस्टेड बाय डैशपॉट। डैशपॉट और कुछ किताबों में इसको डैम्पर भी लिखा हुआ है। क्या है फार्मूला? C इंटू वी और C इंटू अपन Y डॉट बोलते हैं। और एट मैक्सिमम वैल्यू को अगर कंपेयर करें एम्पलीट्यूड को तो C इंटू वाई इंटू ओमेगा। तो C की वैल्यू है आपके पास, डैम्पिंग कोएफिशिएंट 100 इंटू वाई। अब y अगर आप इनिशियल वाला रख दें, क्या था इनिशियल वाला अपना? पहला वाला y क्या आया था? 5.216 इंटू -3 इंटू ओमेगा। ओमेगा n 513। ये फोर्स रेजिस्टेड बाय, वो रिजोनेंस का रख देंगे तो रिजोनेंस पे क्या फोर्स रेजिस्ट करेगा वो आ जाएगा। यस सर 5.48 5.48 न्यूटन। अब ये जब y अपन ने नॉर्मल रखा है, रिजोनेंस वाला रख देंगे तो फोर्स रेजिस्टेड बाय डैशपॉट 8 रिजोनेंस। तो जो पूछा हो वो आप निकाल दें। 29.436। ठीक, तो दोनों चीजें आपके पास आ जाएगी। अब इसमें कोई डाउट? नो सर। रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं? कई बार वो रिजल्टेंट फोर्स भी पूछा जाता है। रिजल्टेंट फोर्स मतलब दो फोर्स लग रहे हैं ना अलग अलग एंगल पे, तो इसको लिख देते हैं रिजल्टेंट फोर्स। एफ आर इक्वल टू अंडर रूट, पहला तो स्प्रिंग फोर्स, इसको बोलते हैं एफ एस का स्क्वायर प्लस डैम्पिंग फोर्स एफ डी का स्क्वायर। फोर्स रेजिस्टेड बाय डैशपॉट और डैम्पर, इसको अपन जनरली डिनोट करते हैं एफ डी से। और वो इसके पहले वाला था उसको एफ एस स्प्रिंग फोर्स, या एफ के भी अगर आपने लिख दिया क्योंकि अपन स्टिफनेस की बात करते हैं तो के भी वो डिनोट करते हैं, तो के भी एब्रीविएशन आप यूज कर सकते हैं। ये रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा दोनों कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में भी और रिजोनेंस पे भी। कोई डाउट? अगला सवाल पढ़ो। ये सवाल क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है अब कहीं पे भी? नो सर क्लियर। कुणाल, अभिजीत, सागर, कौन कौन है? सर तो मेरे ख्याल से मीटिंग में चले गए होंगे। एनी डाउट तो आप पूछें, कोई चीज नहीं समझ में आई तो अभी अपन क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बताओ क्या दे रखा है और क्या निकालना है। कहाँ का है अगला क्वेश्चन? पढ़ो भाई, मेरा ये बंद हो जाता है, बार बार निकालना पड़ता है मेरे को। सर अ मशीन सपोर्टेड symmetrically on 4 springs as a total mass 1 degree. छब्बीस अक्टूबर।
क्वेश्चन नंबर 9. 9. Yes. A machine supported symmetrically on 4 springs has a total mass 150 kg. It has unbalanced reciprocating part of 4 kg which moves through a vertical stroke of 150 mm with simple harmonic motion at 1200 rpm. इसमें एक ही चीज जो है वो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट में जो ई होती है वो 2 इंटू स्ट्रोक होती है. बस यही चीज अभी कभी अपनी डिस्कस नहीं हुई, बाकी सब चीजें सेम है. आगे है रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ 4 kg which moves through a vertical stroke of 150 mm with simple harmonic motion at 1200 rpm. अब ये चीजें मेरे को यहां ट्रांसफर करवाओ. टोटल मास मशीन का कितना दे रखा है? 150 kg और ये 4 स्प्रिंग के ऊपर टिकी हुई है. 1 2 3 और ये 4. ये 4 स्प्रिंग है, चारों इक्वल है. ठीक है. के यहाँ मास है 150 kg. रेसिप्रोकेटिंग मास बताओ कितना दे रखा है? Sir, reciprocating है 4 kg. 4 kg. स्प्रिंग स्टिफनेस दे रखी है? नहीं, स्ट्रोक दे रखा है. तो E इज इक्वल टू 2 इंटू स्ट्रोक कितना दे रखा है? 150 mm. 150 mm. तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.15 इज इक्वल टू 0.30 मीटर. 150 mm मतलब 0.15 मीटर. चलो आगे क्या दे रखा है? रिवॉल्यूशन दे रखा है n. Yes, sir. 12 से आगे. 1200. Yes, sir. 1200 rpm. तो इससे आपके पास ओमेगा बार आ गई. ओमेगा बार इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2 पाई. ओमेगा बार की वैल्यू बताओ. कंफर्म करो. 125.66 रेडियन पर सेकंड. 66 ले लूं या 667 ले लूं? 6637 है सर. अच्छा 6637 है तो 664 ले लूं? यस सर. रेडियन पर सेकंड. अब आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसमें गिन सकते हैं. मास है आपके पास के है. अच्छा के तो निकालना है शायद. बताओ आगे इसके बाद क्या दिया हुआ है? इवेल्युएट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन इज 1/10 ऑफ द एम्पलीट्यूड फोर्स एज्यूमिंग नो डैम्पिंग इन द सिस्टम. यहां से आपके पास एक स्टिफनेस की वैल्यू आ जाएगी. फिर when the system is tested for vibration, it is found that the damping present in the system reduces the successive free vibration by 20%. Very good. Determine actual force transmitted to the foundation. Force transmitted at resonance and amplitude of vibration. Very good. बहुत अच्छा सवाल है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए यहां से
ये डाटा आपको मिल गए। के आपको निकालना है तो मैं इसके लिए के ई और आगे सवाल में इसको मैं के तौर पे यूज करूंगा। जब आखिरी में मैं आऊंगा तो 4 से डिवाइड कर दूंगा तो एक स्प्रिंग की स्टिफनेस मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, मैं इक्विवेलेंट स्टिफनेस मान लेता हूं के ई, जो कि फार्मूलों में मैं क्या रखूंगा, के। सबसे पहला उसने अपने को क्या दे रखा है, 8 जब आपकी डैम्पिंग निग्लिजिबल हो, ऐसा ही दे रखा है ना उसने। evaluate its natural frequency and combined stiffness of the spring if force transmitted to the foundation is 1/10 of the applied force. Force transmitted to the foundation, transmissibility, force transmitted to the foundation, ये है एक्सटर्नल फोर्स। इट इज क्या दे रखा है, 1/10, 1/10। अब बताओ ट्रांसमिसिबिलिटी का फार्मूला, √1 + 2 zeta r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √ ब्रैकेट 1 - r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2 zeta r का होल स्क्वायर। फार्मूला चेक कर लो, कुछ छूट न गया हो लिखने में, कहीं स्क्वायर लगना नहीं रह गया हो। इसमें कोई दिक्कत अब किसी को? ट्रांसमिसिबिलिटी उसने 10% दे रखी है, फिर उसने क्या बोल रखा है, 8 निग्लिजिबल डैम्पिंग, यही लिख रखा है ना, 8 निग्लिजिबल, यहां अपन सीधे कर देते हैं डैम्पिंग इज 0। तो अब बताइए ट्रांसमिसिबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/10 विल बी इक्वल टू 1 प्लस ये टर्म 0 हो गई। अगर डैम्पिंग 0 है या निग्लिजिबल है तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। ये है 1 - r स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये 1/1 - r स्क्वायर। यहां से आपके पास r आ गई, निकालें फ्रीक्वेंसी रेशियो। नॉर्मली आपको सवाल करते समय ये सब लिखते भी जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी रेशियो R इक्वल टू, कंफर्म करें, कुणाल, अभिजीत, सागर और कौन है? R क्या आ रहा है, 3 लिख दो। यस सर। फ्रीक्वेंसी रेशियो है बेटा, वो माइनस आए या प्लस आए, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, आर को इधर ले आओ तो वो आ जाएगा। प्लस माइनस में आ रही होगी वैल्यू, +3 प्लस में आ रही ना, तो डाटा ट्रांसफर करने में कोई गड़बड़ ना हो गई, वो चेक कर लें। प्लस में आ रही सर, R = यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी 1 - r स्क्वायर इक्वल टू 10। यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी, अब मैं इन सबको इधर ला रहा हूं तो इधर ये r स्क्वायर इधर आ गया, ये r स्क्वायर इधर आ गया और ये r स्क्वायर इक्वल टू 1 - 10 इक्वल टू 9, माइनस का माइनस में, yes. तो माइनस में आई ना, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी रेशियो अगर आपके पास आ गया 3 टाइम्स तो यहां आप ओमेगा n निकाल सकते हैं। ओमेगा n इक्वल टू ओमेगा बार अपॉन ओमेगा n इक्वल टू r।
तो ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा बार डिवाइडेड बाय आर लिख सकता हूं मैं इसको ऐसा। Yes, sir. तो ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा बार डिवाइडेड बाय आर। तो ओमेगा एन आपके पास है वर्कआउट की हुई 125.664 डिवाइडेड बाय 3 ये 41.888. 41.888 रेडियन। मेरे पास यूनिट लिखने की जगह नहीं है बराबर। रेडियन ये तो है, थोड़ा मार्जिन तो दिख रहा है बोर्ड यार, इसको मैं मिटा देता हूँ। रेडियन पर सेकंड, वो लाइन खींची हुई रहती है ना, तो साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि इतना ही बड़ा है। मेरे ख्याल से मैं यहां तक जा सकता हूं। Yes, sir. ठीक, एरिया बढ़ा लिया मैंने। अब इसमें कोई दिक्कत? ये उधर ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए मैं यहां से मिटा रहा हूं। और ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, 8 है कि 9 है? 9. चलिए, अब अगर ओमेगा एन निकल गया तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा एन इक्वल टू दिस, तो मुझे चाहिए के, मास है मेरे पास। Yes, sir. के अननोन है, के निकल जाएगा यहां से, बताओ। तो 150 का स्क्वायर, पहले तो इसको स्क्वायर कर लो। यहां से मैं इसको रिवाइज करके लिख देता हूं। दिस गिव्स अस ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम। तो के चाहिए मुझे, तो ओमेगा एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मास विल गिव यू स्टिफनेस या इक्विवेलेंट स्टिफनेस या इफेक्टिव स्टिफनेस, जो भी आप बोलना चाहें। 263190.68 न्यूटन पर मीटर. 263190.68 न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर, ये इक्विवेलेंट हो गई। 4 स्प्रिंग लगे हैं तो एक स्प्रिंग की आप निकाल के बता सकते हो, डिवाइडेड बाय 4। Yes, पैरेलल में है चारों, वो अगर पूछा हो तो वो उस तरीके से आंसर लिख देना। स्टिफनेस ऑफ ईच स्प्रिंग ऐसा लिखना पड़ता है अपने को। स्टिफनेस ऑफ ईच स्प्रिंग इज इक्वल टू टोटल स्टिफनेस के ई डिवाइडेड बाय 4, तो वो वैल्यू लिख दो। पर न्यूमेरिकल में जब आगे रखेंगे वहां आपने को के ही रखना है हर बार। ठीक है, अब बताइए आगे क्या दे रखा है। इवेल्युएट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो इवेल्युएट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपन ने इवेल्युएट कर दी। एंड कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी निकाल ली। और इंडिविजुअल अगर पूछ ले तो इंडिविजुअल भी दे देना। फिर क्या पूछा है उसने, फोर्स एज्यूमिंग नो डैम्पिंग इन द स्टिफनेस ऑफ द, इफ द फोर्स transmitted to the foundation is 1/10 of the amplitude force assuming no damping in the system. When successive free vibration it is found that damping present in the system reduces successive free vibration by 20%. मतलब एक वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अगर 10 mm है तो दूसरे का 8 mm, 20% रिड्यूस हो गया। यही वो कहना चाहता है। इट इज फाउंड दैट द डैम्पिंग प्रेजेंट इन द सिस्टम रिड्यूसेस सक्सेसिव फ्री वाइब्रेशन बाय 20%। ये सब हो चुका है, मिटा दूं इसको अब मैं। ये जीटा इक्वल टू 0 पे था।
अब आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट वाला अपन ने एक फार्मूला निकाला है डेल्टा का, वो जरा बताओ। विथ डैम्पिंग सक्सेसिव वाइब्रेशंस reduces by 20%. तो y not divided by y1 it will be equal to 100 divided by 80 या 100 divided by 100 minus 20 ऐसा लिखो ताकि आपको याद रहे ये कहाँ से आया। 100 डिवाइडेड बाय 80, ये आपका y0 बाय y0 की वैल्यू। अब आपके पास डेल्टा का फार्मूला निकाला आपने? यस सर, डेल्टा लॉग y0 बाय y1 ln इक्वल टू ln y0 अपॉन y1 इक्वल टू क्या है? डेल्टा। दिस इज डेल्टा। अब डेल्टा का एक्सप्रेशन अपन निकाला होगा बाहर, 2 जीटा करके एक फार्मूला है वो निकालो। यस सर, जीटा ओमेगा टी। 2 जीटा सर ओनली सर जीटा ओमेगा टी है, जीटा ओमेगा टी टी टाइम पीरियड। यस सर, पीरियड कंफर्म करो जरा। डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर आता है फार्मूले में, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। देखो डेल्टा का फार्मूला चेक करो फिर से, कुछ गलती हो रही है उसमें। निकला? किताब खोल के देख लो, किताब तो पढ़ी होगी प्रदीप। यस सर, देख रहा हूँ। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जहां अपन ने पढ़ा है वहां इसका फार्मूला है, वहां से जीटा निकल जाएगा। मैं इसलिए दिखवा रहा हूं कि कहीं अपन याददाश्त पर भरोसा करके गलती न कर दें। बाकी लोगों के पास भी एक ही नहीं है किताब। कुणाल तुमने भी इश्यू करा ली है? क्या बात है, एक फार्मूला नहीं निकल रहा है यार। इतनी देर अगर लगाओगे किताब कापी होते हुए भी क्लास नोट्स में ही मिल जाएगा। फिर से बोलो। 2 पाई जीटा अपॉन 2 पाई जीटा अपॉन, ये जो नीचे लिखा है इसमें पूरे माइनस, इस पूरे में अंडर रूट है। अब चेक करो प्रदीप, तुमको मिल गया? सभी नहीं था। सही है ये। 37 पेज में नंबर देख के नहीं ढूंढते बेटा, पन्ने पलटाने में हाथ में आना चाहिए। तो डेल्टा इक्वल टू ln y0 बाय y1 मिल गया सर। सही है। यस सर, मैं तो सिर्फ इसलिए बोलता हूं। अब ln किसका निकालना है अपने को? y0 है आपका 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 80, वैल्यू क्या आ रही है? 100 डिवाइडेड बाय 80, तो 1.25 लिख दूं इसको मैं। आठ दूनी 16, ठीक है। 1.25 इक्वल टू 2
पाई इंटू जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। इससे मुझे जीटा निकाल के दो। और फिर जीटा इक्वल टू सी अपॉन सी सी आर इक्वल टू सी अपॉन 2m ओमेगा। तो यहां से मेरे को c मिल जाएगा। चलो पहले जीटा निकालो। डैम्पिंग रेशियो कितना है? फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक में बनेगी सर। जीटा आ रहा है सर 0.035। कंफर्म करो। 0.0355। बाकी लोग कंफर्म करें डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू। कुणाल शर्मा, सागर गौर, अभिजीत दुबे। बेटा इस तरह से अगर इतनी स्लो चलेंगे तो फिर टीचर को कहना पड़ेगा कि क्या सो रहे हो। बाकी तीनों में से किसी ने अभी तक कंफर्म नहीं करा है कि ये प्रदीप ने जो कैलकुलेशन करके दिए हैं ये सही है कि नहीं है। तो आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं या मैं बोर्ड पे कराऊं? नहीं करते आता तो कम से कम पूछो कि सर नहीं आ रहा है। सर 0.034 आ रहा है क्या? 0.0355। सर ये सी आ रहा कोएफिशिएंट जो है डैम्पिंग सर वो है 446.022 न्यूटन सेकंड पर। दो वैल्यू आ रही है। कितना अंतर है दोनों में? एक आ रही है सर 0.0348 और एक आ रही है सर -0.036। प्लस वाली सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी सर, इसमें स्क्वायर करेंगे ना अंडर रूट में तो दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यार, इक्वेशन बनेगी। ये मैं मिटा रहा हूं वापस। डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस का जीटा का स्क्वायर। अब ये 1 माइनस जीटा का स्क्वायर का यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इंटू जीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4 और पाई का स्क्वायर भी बता दो मेरे को। 4 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू जीटा का स्क्वायर। जीटा का स्क्वायर की एक टर्म यहाँ है, दूसरी टर्म यहाँ है, इन दोनों को एक तरफ ले जाओ तो 4 इंटू पाई स्क्वायर जीटा स्क्वायर
प्लस डेल्टा स्क्वायर जीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये टर्म मैं उधर ले गया, यहां मेरे पास बचेगा डेल्टा स्क्वायर जो कि मैंने निकाल लिया है। यहां से जीटा स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो जीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से जीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन में आ जाएगा और उसके बाद जीटा निकलेगा 0.0355। 0. भाई लोगों आप तो कर पाओगे कि नहीं? करेंगे कहां से ये सब बगैर कैलकुलेटर के? मेरे ख्याल से प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। चलो जो तुम बोल रहे हो वो मैं लिख लेता हूं। जीटा इक्वल टू 0.0355। तो जीटा की वैल्यू आपकी होती है जीटा इक्वल टू सी अपॉन सी सी आर। तो सी अपॉन सी सी आर इज इक्वल टू 2m, ओमेगा निकल चुका है अपना। यस सर। तो C विल बी इक्वल टू जीटा इंटू 2 इंटू m इंटू ओमेगा। वैल्यू बताओ। अब सब है आपके पास, मास भी है ओमेगा भी है। वैल्यू सर 446.022 446.022 न्यूटन सेकंड पर मीटर। न्यूटन सेकंड पर मीटर। चलिए ये आपका एब्सोल्यूट डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकल गया। और क्या पूछा है? आगे पढ़ो उसको, क्या पूछा है। और Determine the actual force transmitted to the foundation. डिटरमाइन एक्चुअल फोर्स ट्रांसमिटेड टू द Transmitted to the foundation. और Or sir, a force transmitted at resonance and amplitude of vibration of machine. तो ये अपन ने निकाला एट नो डैम्पिंग, ठीक है। नहीं ये मैंने यहां बीच में लिखना शुरू कर दिया था। Damping है sir. With damping. अब अपने को जो है वो विद डैम्पिंग वाला फार्मूला, डैम्पिंग मिल गया अपने को, जीटा की वैल्यू आ गई ना अपने पास। Yes sir. तो 20%. अब टीआर अब आपको निकालना है। टीआर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। अब आपका टीआर निकल जाएगा। व्हाट इज योर टीआर? एफ ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय एफ एक्सटर्नल, जो भी आप बोले उसको। ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी है? अब जीटा की वैल्यू अपन ने पहले निग्लिजिबल मानी थी, फिर वो कह रहा है कि अगर डैम्पिंग इतनी है तो अब ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी होगी। अब ये ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू वर्कआउट करके बताओ मुझे कितनी आ रही है, ताकि सी की वैल्यू मेरी सेम नहीं है। सी की वैल्यू तुम्हारी सेम नहीं आ रही है। जीटा कितना रखा? करो कैलकुलेशन। 0.0355 जी सर। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 150 150 इंटू ओमेगा। ओमेगा एन कितना है? ओमेगा एन निकाला था अपन ने यार अभी। ओमेगा एन निकाला है, ये रहा 41.888। मैंने ओमेगा बार कर दिया था सर। हाँ
अब ठीक है, अब टीआर की वैल्यू निकालो। ये लिखूं या लिख के कर लोगे? एक मिनट किया सर 0.0163 0.0163 ठीक है। अब एफ एक्सटर्नल आपके पास अगर नोन है तो एफ ट्रांसमिटेड आप निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है उसने, कुछ दिया हुआ है? देखो सवाल में, मेरा सवाल बार बार बंद हो जाता है यार, इसलिए मेरे को दिक्कत पड़ती है। determine actual force transmitted to the foundation. Question number 9. If it is found that the damping present in the system reduces the successive free vibration by 20%, determine actual force transmitted to the foundation, force transmitted at resonance and amplitude of vibration. अब आप ये तीनों चीजें निकाल सकते हैं। Actual force transmitted to the foundation, एक 150 kg का मास है तो फाउंडेशन पे टोटल फोर्स कितना जाएगा, उसके साथ में ये भी लग रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन एक्चुअल फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन, फोर्स ट्रांसमिटेड एट रिजोनेंस। तो दोनों चीजें आपको निकालना पड़ेगी। स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं वाइब्रेशन का, ये हो चुका है, मैं मिटा दूं। ट्रांसमिसिबिलिटी अगर आपने निकाल ली तो स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड क्या होता है? F0 बाय के डिवाइडेड बाय इसका फार्मूला लगा ले। क्या टाइम हो रहा है? बराड़े सर की क्लास का टाइम हो गया है क्या? अपन ने थोड़ा ओवर कर दिया है आज, इसको यही वाइंड अप करें आज। है ना? यस सर। उनको डिस्टरबेंस होगा, फ्राइडे सर आ चुके हैं। ठीक है, फिर इसको आज यही वाइंड अप करते हैं। इसको करो, अटेम्प्ट करो दोनों तीनों सवाल, और नहीं आए तो अभी नेक्स्ट क्लास अपनी आएगी शायद थर्सडे को, उसमें पूछ लेना वापस से, फिर करा दूंगा। और एसीडीपी की कल क्लास है अपनी, तो आपकी क्या तैयारी है? क्या आप कल मेरे से क्या करवाना है आपको? किताबें सब आपके पास आ गई, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी? कि असाइनमेंट 3 में इश्यू कर दूं, उसके देख के करेंगे। असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 में अब क्या डिफिकल्टी है ये बताएं। SEDP स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन प्रैक्टिस के असाइनमेंट में क्या डिफिकल्टी है ये बताएं। ठीक, तो कोई फोन करके बता दे कि कल मेरे को क्या पढ़ाना है तो मैं तैयारी करके आऊं, और नहीं तो फिर नया कुछ शुरू करेंगे। चलिए वाइंड अप करता हूं मैं।